कुछ मुद्दे हैं जिन पे बात करने के लिए मेरे साथ ईशान जी और ठाकुर यशु जी जो एडिशनल स्पोक्सपर्सन हमारी पार्टी के हैं, ये भी मेरे साथ आए हैं। सबसे पहले मैं बात करना चाहूँगा, जो 2 दिन पहले गृह राज्य मंत्री ने लोकसभा में कहा कि जम्मू कश्मीर में 34 व्यावसायिक प्लॉट, कमर्शियल प्लॉट्स हैज़ बीन गिवन। मैं ये जानना चाहता हूँ इस मंच के माध्यम से कि जिन लोगों को वो प्लॉट दिए गए वो व्यक्ति कौन है, जिसमें 4 ज़िले शामिल हैं, जम्मू, उधमपुर, रियासी और गांदरबल। गांदरबल वाला जो प्लॉट है, जो हमें अनकन्फर्म्ड सोर्सेस से पता लगा है कि कोई यूपी का ही व्यक्ति है जिसने वो प्लॉट ख़रीदा है। वो 20-25 साल से वहाँ पर रह रहा था और वहाँ पर उसने लोकल मैरिज भी की हुई है। बाकी के जो प्लॉट्स हैं, कमर्शियल प्लॉट्स हैं, जो इन 4 ज़िलों में दिए गए हैं, मैं जानना चाहता हूँ उन लोगों के नाम और जानना चाहता हूँ कि सरकार ने किस रेट में दिए हैं, सोर्स क्या है, जो प्रक्रिया इसमें अपनाई गई है वो प्रक्रिया कौन सी है, किस प्रक्रिया के तहत ये दिया गया है। आज जब जम्मू कश्मीर और लद्दाख एक राज्य हुआ करता था और आज एक तुगलकी फरमान के ज़रिए जम्मू कश्मीर को और लद्दाख को अलग अलग यूटीज़ बना दिया गया है, और लद्दाख में अभी भी बाहर का कोई व्यक्ति ना वहाँ सर्विस ले सकता है और ना वहाँ कोई ज़मीन ले सकता है। लेकिन हमारे जम्मू कश्मीर में ऐसा क्यों? आज मैं उमर साहब का एक वाक़या याद दिलाना चाहूँगा। उन्होंने कहा था भाजपा की केंद्र सरकार ने जो ये बर्बादी शुरू की है, वो बर्बादी जो है वो जम्मू के रास्ते होते हुए जाएगी। तो उनका कहा हुआ बिल्कुल सत्य हो रहा है। आज आप देखेंगे जो बाहर से आए हुए लोग हैं, उन्होंने 90% बिजनेस पे अपना कब्जा कर लिया हुआ है। जो छोटे छोटे दुकानदार हैं वो आज परेशान हैं। जो होलसेलर्स हैं, यहाँ तक कि ईंटें, बजरी, रेत जैसे सामान भी बाहर से आ रहे हैं। आज हमारा व्यापारी वर्ग जो है, जो छोटा व्यापारी परेशान है। जो बड़ा व्यापारी है उसने बड़े बड़े औद्योगिक घरानों के साथ सांठगांठ कर ली है, पार्टनरशिप कर ली है। तो आज जो संकट है वो जम्मू के लिए ज़्यादा है, कश्मीर के लिए शायद कम है। मैं आज केंद्र सरकार से जानना चाहता हूं कि किस प्रक्रिया के तहत उन्होंने ये किया, और आज क्या मैं हिमाचल में एक प्लॉट ले सकता हूं? बिल्कुल नहीं ले सकता हूं। गुजरात में ले सकता हूं? नहीं ले सकता हूं। जब आप कहते हो कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक भारत एक है, हमने 370 तोड़ दी है, हमने पूरे भारत को एक कर दिया है, तो आज ऐसा भेदभाव क्यों? हमारी जम्मू कश्मीर की ज़मीनें बिकाऊ क्यों और आपके हिमाचल की जम्मू की ज़मीनें जो हैं वो बिकाऊ नहीं हैं? आज ये जवाब जो है वो केंद्र सरकार से मैं जानना चाहता हूँ। दूसरा मसला, बेरोज़गारी का मसला, जिससे हर भारतीय, हर नौजवान जुड़ा हुआ है। अनएम्प्लॉयमेंट रेट जो है, जो बेरोज़गारी दर है, जम्मू कश्मीर का नंबर 2 उसमें रैंक है। आप तो कहते थे 370 हटेगी, बेरोज़गारी दूर होगी। मैं ये जानना चाहता हूँ कि आपके पास रोज़गार का रोड मैप क्या है? आप किस प्रकार से जम्मू कश्मीर के नौजवानों को रोज़गार देंगे? उस रोड मैप को आप पब्लिक डोमेन में डालिए, ताकि जम्मू कश्मीर का जो पढ़ा लिखा नौजवान है, जिसने ग्रेजुएशन की हुई है, पोस्ट ग्रेजुएशन की हुई है, पीएचडी की हुई है, और आज वो दर दर भटक रहा है, परिवार परेशान है। आज आप कहते हो, आपका राज्य अध्यक्ष कहता है कि हमारी सरकार बना दीजिए और हम बिजली फ्री कर देंगे। तो अभी सरकार किसकी है? जो यूटी गवर्नमेंट है ये किसकी है? मनोज सिन्हा साहब किसकी सरकार में मंत्री थे? ये कौन सी पार्टी के नेता हैं? यूनियन टेरिटरी है, ये भाजपा की केंद्र सरकार चला रही है। और आज मुझे हंसी भी आती है और गुस्सा भी आता है जब जुगल किशोर शर्मा साहब संसद में अपने प्रचार के लिए कहते हैं, जी डेली वेजर का मसला ठीक करो, हल करो। आप सत्ता में बैठे हुए हैं, आप सत्ताधारी सरकार के सांसद हैं, आप अपने मंत्री के पास जाइए, प्रधानमंत्री के पास जाइए। आपको जनता ने चुना है, चुनने के बाद काम करने के लिए बोला है, और काम करने के बाद
आप जाके ड्रामेबाजी कर रहे हैं संसद में, तमाशा दिखा रहे हैं, उसकी वीडियो क्लिप्स लाके व्हाट्सएप पे शेयर कर रहे हैं। किसको मूर्ख बना रहे हैं? आज जम्मू कश्मीर के नौजवान आपसे जानना चाहते हैं, वो डेली वेजर जानना चाहते हैं कि रोड मैप क्या होगा आपका, किस प्रकार से आप इनको रेगुलराइज करोगे। आज आप कह रहे हो हम बिजली फ्री करेंगे, जो पहले से बिजली के बिल आए हुए हैं पहले वो तो माफ़ करिए, वो तो माफ़ कर नहीं रहे हैं आपको। एक आपका नेता जो है वो कहता है बिजली के बिल तो भरने ही पड़ेंगे, आपका राज्य अध्यक्ष कहता है माफ़ हो जाएंगे। पहले आप साथ बैठकर एक साझा बैठक कर सोच तो लीजिए बोलना क्या है। पब्लिक को बेवकूफ़ समझ रखा है, ऐसा नहीं है। जम्मू कश्मीर की पब्लिक, केरला की पब्लिक, बंगाल की पब्लिक, यूपी की पब्लिक, एमपी की पब्लिक सब अलग अलग है, ऐसा कुछ भी नहीं है। और जो डेमोलिशन ड्राइव इन्होंने चलाई हुई है, मेरे साथी यहाँ बैठे हुए ईशान जी ये दो बातें करेंगे उसके ऊपर, डेमोलिशन ड्राइव के ऊपर खास तौर पर। सभी साथियों का शुक्रिया। जिस तरीके से 2-3 दिन पहले जो सरकार की तरफ से डेमोलिशन ड्राइव यहाँ जम्मू के अंदर हुई, उस पे नेशनल कॉन्फ्रेंस का यही स्टैंड है कि स्पेसिफिक एरियाज़ को क्यों टारगेट किया जा रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है, बार बार स्पेसिफिक एरियाज़ को टारगेट किया जा रहा है। और क्योंकि हमें ये भी लगता है कि क्या ये सरकार स्पेसिफिक एरियाज़ को टारगेट करके कोई कम्युनल रंग देना चाहती है इस डेमोलिशन ड्राइव को। अगर आपको ये लगता है कि कोई व्यक्ति किसी जगह पे इल्लीगली बैठा हुआ है, तो आप ये देख लीजिए कि उसको कितना अरसा हुआ है वहाँ बैठे हुए। अगर यहाँ निर्मल सिंह साहब, जिन्होंने पिछले 5-7 सालों से उनका केस जो है लगातार मीडिया में भी आप हर न्यूज़पेपर में आए दिन होता है कि किस तरीके से उन्होंने इल्लीगली उस जगह को ऑक्यूपाई किया हुआ है। आज बीजेपी जो यूटी जो एडमिनिस्ट्रेशन है, उसने आज तक उस पर क्या कार्रवाई की कि आप जो लोग अपना खून पसीना, उसकी कमाई जो है वो खर्च करके जिन्होंने अपने बिजनेस एस्टेब्लिश किए, उन लोगों को आप टारगेट कर रहे हैं। ये नेशनल कॉन्फ्रेंस जो है हरगिज़ बर्दाश्त नहीं करेगी। और मैं ख़ास तौर से ये कहना चाहूँगा कि ये ऑन स्लॉट जो है जम्मू के लोगों के ऊपर हो रहा है, जो कि नेशनल कॉन्फ्रेंस, चाहे वो पीर पंजाल के लोग हों, चाहे वो चिनाब के लोग हों, नेशनल कॉन्फ्रेंस विल डू एवरीथिंग डेमोक्रेटिकली, जिससे जो ऑन स्लॉट जो है जम्मू के लोगों पे हो रहा है उसको रोका जाए। हमने पहले से भी ये कहा था, जैसे डॉक्टर साहब ने ये कहा कि उमर साहब ने ये पहले ही कहा था कि जब भी कोई डेमोग्राफी चेंज होगी वो जम्मू से बढ़ेगी, वो तब कश्मीर तक पहुँचेगी। जिस तरीके से बाहर के लोगों को यहाँ ला के एस्टेब्लिश किया जा रहा है, बिजनेस उनको दिए जा रहे हैं, यहाँ के नौजवानों के पास रोज़गार नहीं है, आप बाहर के लोगों को यहाँ पे आगे एस्टेब्लिश कर रहे हो। नेशनल कॉन्फ्रेंस जो है ये बर्दाश्त नहीं करेगी। बीजेपी को और यहाँ की जो एडमिनिस्ट्रेशन है और बीजेपी की जो हुकूमत है सेंटर में, नरेंद्र भाई मोदी और अमित शाह को ये सोचनी होगी कि जो वादे आपने जम्मू कश्मीर के अवाम के साथ किए थे वो किस हद तक पूरे हुए। आपने ये भी कहा था कि हम नया जम्मू कश्मीर लाएंगे, आज वो नया जम्मू कश्मीर कहाँ है? आज हमारे भाई बेरोजगार सड़कों पे आए दिन जो है वो धरना दे रहे हैं, आज उनकी सुनवाई कौन कर रहा है? बड़ी दुख से कहना पड़ता है कि ये जो सरकार है ये सिर्फ जुमले वाली सरकार है, इसको सिर्फ जुमले बाजी करनी है और इसके सिवाय नरेंद्र मोदी के पास जम्मू कश्मीर को लेके कोई विजन नहीं है, कोई रोड मैप नहीं है। जैसा डॉक्टर साहब ने कहा कि हम जानना चाहते हैं, नेशनल कॉन्फ्रेंस ये जानना चाहेगी कि आपने बेरोजगार भाइयों के लिए उनके लिए क्या रोड मैप है जो बीजेपी के जो पास है, वो वाजिया करे, बीजेपी जो है पब्लिक डोमेन में रखे उसे। अनएम्प्लॉयमेंट के इशू के ऊपर मैं चाहूँगा 2 मिनट हमारे ठाकुर यशवंत सिंह जी अपनी 2 बात रखें। पहले तो मैं सबको आदाब, नमस्ते और सत श्री अकाल। मैं अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में मैं सरकार से पूछना चाहूँगा कि जो नौजवान लोग हैं उनके लिए क्या इन्होंने रोड मैप रखा है। आज 46% अनएम्प्लॉयमेंट रेट है हमारा यहाँ का। जब इन्होंने 370 और 35 से हटाया था, इन्होंने बोला था नौजवानों को यहाँ नौकरियाँ मिलेगी। इससे पहले जो लेफ्टिनेंट गवर्नर थे उन्होंने 50,000 नौकरियाँ मिलेगी जम्मू कश्मीर के लोगों को, वो 50,000 नौकरियाँ भी नहीं मिली। सबसे पहले मैं आप लोगों के माध्यम से एक चीज़ पूछना चाहूँगा, ये डिस्क्रिमिनेशन क्यों है? अगर लद्दाख भी एक यूटी है और जम्मू कश्मीर भी एक यूटी है, लद्दाख में बाहर का इंसान यहाँ पे एक जगह ले नहीं सकता, पर जम्मू कश्मीर में बाहर का इंसान क्यों लेगा? यहाँ पे जगह जो प्रॉपर्टी यहाँ पे परचेज करेगा।
जब यहाँ लोग प्रॉपर्टी परचेज करेंगे तो वो आप इसका अल्टरनेटिव क्या आएगा कि यहाँ के लोगों को रोज़गार भी नहीं मिलेगा, वो बाहर के लोगों को यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट मिलेगी। ये हम नौजवानों के साथ जो इस पीढ़ी से गुजर रहे हैं, जिन्होंने लॉ ग्रेजुएट किया है, जिन्होंने मेडिकल में ट्रेनिंग्स की है, इन लोगों को नौकरी नहीं मिल रही। तो मेरा ये इनसे पूछना चाहूँगा, भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार सेंटर में बैठी है, कि नौजवानों के लिए आपका रोड मैप क्या है। दूसरी बात, जुगल किशोर शर्मा जी राजौरी, पुंछ और जम्मू से एमपी चुनकर आए थे, वो जाके वहाँ पे असेंबली में वहाँ पे बोलते पार्लियामेंट में जाके कि डेली वेजेस का कुछ किया जाए। जनाब, सरकार इनकी है, आज भारतीय जनता पार्टी की सेंटर में सरकार है, लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब भी तो इनका ही है। तो ये बात पार्लियामेंट में जाके हम लोगों के साथ, जो डेली वेजेस लोग हैं जनाब, आज की डेट में महंगाई इतनी बढ़ गई है, एक गरीब इंसान का गुजारा करना बहुत मुश्किल है। मैं बेशक जानता हूं, क्योंकि मैं उस राजौरी पुंछ एरिया का रहने वाला हूं, क्योंकि आजकल महंगाई है। तो डेली वेजर अपने बच्चों को कैसे पालेगा, ये एक बहुत कंसर्न है, सीरियस कंसर्न है, जो हमारी गरीब आवाम है उनके लिए कंसर्न है। तो मैं इनसे पूछना चाहूँगा जुगल किशोर शर्मा जी से, आप पार्लियामेंट में आप बोलते हैं कि डेली वेजेस का कुछ किया जाए, आपका मिनिस्टर बैठे हैं मोदी साहब, नरेंद्र भाई मोदी साहब जो प्राइम मिनिस्टर है, वो भी आपकी पार्टी से तल्लक रखते हैं, तो आपको इनका हल करना चाहिए। मैं इसी बात में अंत करूंगा। माध्यम से एलजी गवर्नमेंट साहब से कहूँगा, एक वाइट पेपर लेकर आएं जिसमें वो बताएं कि 370 एब्रोगेशन के बाद जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए जो भलाई के काम हुए हैं, मैं MOU की बात नहीं करूँगा, मैं ज़मीनी स्तर पे जो पैसे लगे हुए हैं, जो डेवलपमेंट्स हुई हैं, मैं उनकी बात करूँगा। दूसरा सवाल कि जो ये प्राइवेटाइजेशन हो रही है, जहाँ स्मार्ट मीटरिंग हो रही है, इसके बाद ये बताया जाए कि एक आम व्यक्ति, जो गरीब व्यक्ति जिससे घर में एक पंखा है, 2 लाइट है, उसका बिजली का बिल कितना आएगा। अगर वो किसी समस्या के कारण, बीमारी के कारण अगर वो बिल नहीं भर सका, क्या उसकी लाइट काट दी जाएगी। दूसरा, क्या जो आपने डेमोलिशन ड्राइव स्टार्ट की हुई है, यहाँ के जो लोग हैं उनके जो मामले हैं वो कोर्टों में लंबित हैं, सब जुडिस हैं, उसके बावजूद भी आपका सरकारी अमला उनके घर गिरा रहा है। क्या ऐसी कोई कार्रवाई डॉक्टर निर्मल सिंह जी के घर के ऊपर होगी। तीसरा, भाजपा के जितने भी पूर्व विधायक और पूर्व मंत्री जो सरकारी आवासों में बैठे हुए हैं, उनका लाखों का बिजली का किराया, लाखों का मकानों का किराया जो अभी उन्होंने देना है, ये एलजी सरकार उनसे कब लेगी। इसके अलावा जो SPOs हैं जिनका मासिक वेतन 6,000 रुपया, 12,000 रुपया और 18,000 रुपया है, ये उनके बारे में क्या सोचा है उन्होंने। आज अगर कोई SPO हमारा शहीद हो जाता है तो उसके बारे में सरकार क्या योजना बना रही है। देखिए, विपक्ष का काम हमेशा आलोचना करना नहीं होता है, विपक्ष का काम होता है कि सरकार से अगर कहीं चूक हो रही होती है तो सरकार उसको ठीक कर ले। तो पॉजिटिव क्रिटिसिज्म भी होता है, हम वो करने बैठे हुए हैं, हम आपके काम में अड़चन बनना नहीं बैठे हुए। हम चाहते हैं कि सरकार और विपक्ष दोनों मिलकर जनता को एक अच्छा माहौल दें, एक बेहतर विकसित जम्मू कश्मीर दें। और आज जिन किसानों की फसलें बर्बाद हो गई थी, उनको अभी तक मुआवजा नहीं मिला है। जो बॉर्डर पे लोग रहते हैं वो दर बदर हो रहे हैं। और आज आपने एक ऐसा फरमान जारी कर दिया कि गांव में अगर किसी ने कोई घर बनाना होता है तो उसकी परमिशन JDA से मिलेगी। आप मुझे बताइए, एक अरनिये में जबोवाल गांव है, वहाँ किसी बंदे ने अपना घर बनाना है आगे पीछे से पैसे उठाकर, तो वो JDA में तक कैसे पहुँचेगा, कैसे वो नक्शा पास कराएगा। आज जगह जगह, गांव गांव, गली गली में जाकर JDA के लोग उनको तंग कर रहे हैं, उनसे पैसा लिया जा रहा है और करप्शन जो है चरम के ऊपर है। आप किसी भी सरकारी कार्यालय में जाके देखिए, ब्यूरोक्रेसी जो है इतनी हावी हो चुकी है। हमारी छोड़िए, हम तो विपक्ष में बैठे हुए हैं, हमें पता है हमारा काम नहीं होगा, क्योंकि भाजपा के लोगों ने कहा हुआ है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के लोगों का काम बिल्कुल नहीं करना। अगर कोई MLA या कोई मंत्री या उनका कोई लीडर आता तो उनका काम बिल्कुल नहीं करना, वो हमें स्वीकार है। लेकिन
आपके ही भाजपा के पूर्व मंत्रियों के पूर्व विधायकों के काम नहीं हो रहे हैं? एलजी साहब, इस पे भी जवाब दे दीजिए। आज मैं आपको बताना चाहता हूं, एक भाजपा के पूर्व मंत्री हैं जिन्होंने एक ब्यूरोक्रेट को फ़ोन किया, उन्होंने फ़ोन काट दिया कि मैं अभी बिज़ी हूं। ये तो हाल है इनका। एलजी साहब, मैं आपको इतनी बात बताना चाहता हूं कि आप बैठे हुए हैं राजभवन में। राजभवन में जो दिखता है वो ग्राउंड पे सच नहीं होता है। आप वहाँ से बाहर निकलकर गलियों में आइए। अगर आप सोचते हैं वाकई विकास पुरुष अपने आप को कहते हैं, तो गांव में आइए, गलियों में आइए, वाकई ग्राउंड पे क्या हो रहा है, एक पंचायत घर में क्या हो रहा है, जाके देखिए। आज सभी लोग करप्शन में लिप्त हैं। क्या आपका ग्राम सेवक, क्या आपके बाकी कर्मचारी, क्या आपके सरकारी विभाग बिना पैसा के एक कागज़ भी नहीं हिल रहा है आज। और ज़्यादा करप्शन वहाँ हो रहा है जहाँ आप उम्मीद भी नहीं रख सकते। और आज आप देखिएगा कि पहले जब सरकारें, चुनी हुई सरकारें होती थी तो कार्रवाई ज़्यादा होती थी। आज हर तरफ अराजकता है। आज कोई सुनने वाला नहीं है, कोई पूछने वाला नहीं है। तो इसी कारण नेशनल कॉन्फ्रेंस ये मुद्दे जो आप लोगों के सामने लेकर आई है, मैं चाहता हूँ एक जिम्मेदारी के साथ आप जर्नलिज्म के एथोस को समझते हुए इस बात के लिए एलजी साहब से सवाल करें, सरकार से सवाल करें, सत्ता से सवाल करें, ताकि हमारे बेरोजगारों को, हमारे किसानों को, महिलाओं को, गरीबों को सम्मान मिल सके और इंसाफ मिल सके।